हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये यूट्यूब पर मेरा पहला लेक्चर है और मेरा प्रयास है कि मैं आगे भी आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लाता रहूं और कोशिश करूंगा कि आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हो जाए, तो मैं करता रहूं। दोस्तों, आज मैंने डिफरेंशियल कैलकुलस का एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक चूज किया है, जिसका नाम है कर्व ट्रेसिंग। मैंने अपने टीचिंग कैरियर में फील किया है कि बच्चों को इस ट्रेसिंग में बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं, तो उस समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहला जो टॉपिक चूज किया गया है वो कर्व ट्रेसिंग है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कर्व ट्रेसिंग को हम दो टाइप के फॉर्म में ट्रेस करेंगे, एक कार्टेशियन फॉर्म और दूसरी आपकी पोलर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म आप जानते होंगे कि जैसे कि y इक्वल्स टू एफ एक्स आपका एक कर्व गिवन है, तो इसमें दो वेरिएबल गिवन है, एक एक्स और एक आपका y। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं पहले ही जानना जरूरी है। अगर x और y को हम एक कोऑर्डिनेट प्लेन पर ड्रॉ करते हैं तो उस कोऑर्डिनेट प्लेन में जो कोऑर्डिनेट्स बनते हैं उन कोऑर्डिनेट्स को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं। जैसे ये डिस्टेंस x और ये कितनी y, तो x और y को मिला के एक नया कोऑर्डिनेट जनरेट हुआ। इस कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कर्व की जो फॉर्म होती है वो y इक्वल्स टू एफ एक्स होती है। तो हम सबसे पहले y इक्वल्स टू एफ एक्स के टाइप को क्या करेंगे? ट्रेस करेंगे। चलो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेसिंग ऑफ द कार्टेशियन कर्व। हमारा एक कर्व है y इक्वल्स टू एफ एक्स। किसी भी कर्व को ट्रेस करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं और उन रूल्स में पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है जी आपका सिमेट्री। सिमेट्री आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है किसी भी कर्व को ट्रेस करने के लिए। सिमेट्री को हमने चार पार्ट्स में डिवाइड किया है और पहला पॉइंट है इफ द इक्वेशन ऑफ कर्व इज एन इवन फंक्शन ऑफ एक्स। अगर किसी कर्व की इक्वेशन एक्स के अंदर इवन है देन द कर्व सिमेट्रिकल अबाउट द वाई एक्सिस। तो कर्व आपका सिमेट्रिकल बनेगा वाई एक्सिस के। क्या मतलब है इसका? अगर कोई कर्व एक्स के अंदर इवन है तो वो सिमेट्रिकल किसके होगा? ऑपोजिट, यानी वाई एक्सिस के। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay लेता हूँ तो हम देखते हैं इसमें दो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, एक एक्स और एक वाई। एक्स की पावर इवन है और वाई की पावर कैसी है? ओड। तो हम देख रहे हैं कि फंक्शन की जो पावर है एक्स में वो इवन है और वाई के अंदर कितनी है? ओड। तो कर्व एक्स के अंदर कैसा हो गया? इवन। तो सिमेट्रिकल किसके बनेगा? वाई एक्सिस के। अब आप इसका मतलब समझने की थोड़ा सा प्रयास करें कि एक्स के अंदर जो हम इवन बोल रहे हैं, इवन बोलने का मतलब क्या है? अगर इसमें एक से ज़्यादा जगह एक्स होता तो वो सभी जगह इवन होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। ये एक्स वाई जेड कोई भी कर्व है, इसमें x की पावर 4 है और x की पावर 2 है। x कितनी जगह पे? दो जगह, लेकिन दोनों जगह ही कैसा है? इवन। तभी ये x के अंदर इवन कहलाएगा और सिमेट्रिकल किसके बनेगा? y एक्सिस के। मेरा जो प्रयास है सबसे सिंपल एग्जांपल लेने का, वो मैंने सबसे सिंपल एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि इन कर्व को हम पहले से जानते हैं, इनकी ट्रेसिंग को हम पहले से जानते हैं। ये क्या चीज़ है? आपका एक पैराबोला है और इस पैराबोला की जो ट्रेसिंग होती है ये वाली होती है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये कर्व जो है सिमेट्रिकल किसके है? वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है। नंबर 2 पर हम देखते हैं इफ द इक्वेशन ऑफ कर्व इज एन इवन फंक्शन ऑफ वाई देन द कर्व सिमेट्रिकल अबाउट द एक्सिस। यानी कि पहले पॉइंट को जस्ट उल्टा कर दें, एक्स की पोजीशन पर वाई और वाई की पोजीशन पर एक्स, तो हमारा दूसरा पॉइंट बन के तैयार हो जाएगा। मतलब अगर किसी फंक्शन इक्वेशन ऑफ कर्व के अंदर y की सारी पावर इवन मिले तो कर्व सिमेट्रिकल कहलाता है एक्सिस की। सारी पावर को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, यानी y कितनी जगह? एक जगह। उसकी पावर कैसी है? इवन। तो कर्व किसके सिमेट्रिकल बन गया? एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वाई स्क्वायर बराबर 4x, आप पहले से जानते हैं कि ये किसका कर्व है? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x क्या चीज़ है? एक पैराबोला है जो सिमेट्रिकल किसके बनता है? एक्स एक्सिस के बनता है। चलते हैं नंबर 3rd पॉइंट, सिमेट्री का ही थर्ड पॉइंट है इफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज अनचेंज्ड व्हेन एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज। अगर एक्स और वाई को इंटरचेंज का मतलब होता है बदलना एक दूसरे के स्थान पर। इफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व is unchanged when x and y are interchanged then the curve symmetrical about the line y बराबर x। अगर x और y को आपस में बदल देने पर भी
इक्वेशन ऑफ कर्व में कोई परिवर्तन ना हो तो कर्व किसके सिमेट्रिकल बनता है, y इक्वल्स टू एक्स के सिमेट्रिकल बनता है। समझ में नहीं आई बात? चलिए एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। हमने लिया एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, एक्स की पोजीशन पर रखता हूँ वाई, वाई की पोजीशन पर रखता हूँ एक्स। हमने क्या कहा था, इंटरचेंज करने पर, इंटरचेंज का मतलब स्थान परिवर्तन है, एक दूसरे के स्थान पर बिठा देंगे। एक्स की पोजीशन पर कौन बैठा दिया हमने वाई, और वाई की पोजीशन पर कौन बैठा दिया एक्स, और बराबर में कितना सी स्क्वायर। तो मैंने इसका जो टोटल रिजल्टेंट देखा वो एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर ही मिला। तो हम क्या देख रहे हैं, पहले कर्व क्या था एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर, इंटरचेंज करने पर क्या रिजल्ट मिला एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर, यानी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो कर्व किसके सिमेट्रिकल होगा, वाई बराबर एक्स के। डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने जो एग्जाम्पल लेने का प्रयास किया, फिर दोबारा बोल दूं, वो लेने का प्रयास किया जिनके बारे में आप पहले से जानते हैं। ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इसकी जो ट्रेसिंग होती है ये होती है। आप अगर इसकी ट्रेसिंग नहीं भी जानते तो हमारा काम ही क्या है, ट्रेसिंग कराने का ही हम काम कर रहे हैं, तो हम इसको ट्रेस करके भी दिखाएंगे। फिलहाल आपने देखा ये लाइन कौन सी है, y बराबर x के, तो कर्व किसका हो गया, ये ऑपोजिट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ऑपोजिट क्वाड्रेंट में कैसे, आपने देखा एक कर्व ऐसा लाई करा, तो इसी के ऑपोजिट कर्व में आपका ऑपोजिट क्वाड्रेंट में, सॉरी ये कहीं का कर्व है जी आपका ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। थोड़ी सी मिस्टेक होगी, मैं इसे सुधारने का प्रयास करूँगा, सॉरी। हम चलते हैं नेक्स्ट। द कर्व is symmetrical in opposite quadrant. The curve is symmetrical in opposite quadrant, meaning if the equation of the curve remains unchanged when x and y are replaced by minus x and minus y respect। इसका मतलब अगर मैं x की पोजीशन पर माइनस x और y की पोजीशन पर माइनस y रखूं और दिए गए इक्वेशन ऑफ कर्व में कोई भी चेंजेस ना आए तो कर्व जो होता है वो ऑपोजिट क्वाड्रेंट के अंदर क्या करता है, लाइज करता है। जो मैं बात अभी बोल रहा था इसी पॉइंट से रिलेटेड थी, यानी एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर। हमने कहा एक्स की पोजीशन पर माइनस एक्स और वाई की पोजीशन पर माइनस वाई रखा, तो हमने देखा बराबर में सी स्क्वायर एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर। पहले दिया गया कर्व क्या था, एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर, चेंज करने के बाद कर्व क्या मिला, एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर। तो आप क्या देख रहे कि इन एक्स की पोजीशन पर माइनस एक्स और वाई की पोजीशन पर माइनस वाई रखने पर भी दिए गए इक्वेशन ऑफ कर्व में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो कर्व जो बनेगा वो ऑपोजिट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ऑपोजिट क्वाड्रेंट का मतलब आपने देखा ये आपका इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी आपका सेम टू सेम बनना। आपने देखा भी होगा माइनस एक्स माइनस वाई की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो पहला क्वाड्रेंट है तो प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो ऑपोजिट क्वाड्रेंट का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा रिजल्ट लाइज कर जाएगा। तो हमने चार आपके अभी पॉइंट देखे, दोबारा से देखते हैं। सिमेट्री के अंदर पहला, अगर इक्वेशन ऑफ कर्व आपका इवन फंक्शन है एक्स के अंदर, इफ द इक्वेशन ऑफ कर्व इज एन इवन फंक्शन ऑफ एक्स देन द कर्व सिमेट्रिकल अबाउट द वाई एक्सिस। दूसरा, अगर इक्वेशन ऑफ कर्व इज एन इवन फंक्शन ऑफ वाई देन द कर्व सिमेट्रिकल अबाउट द एक्स एक्सिस। थर्ड, अगर इक्वेशन ऑफ कर्व में एक्स और वाई को इंटरचेंज करने पर भी कोई चेंजेज नहीं आते तो कर्व आपका सिमेट्रिकल बनता है लाइन वाई बराबर एक्स के। और लास्ट पॉइंट, द कर्व सिमेट्रिकल इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट इफ द इक्वेशन ऑफ कर्व रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन एक्स एंड वाई आर रिप्लेस्ड बाय माइनस एक्स एंड माइनस वाई रेस्पेक्ट। इसका मतलब अगर एक्स की पोजीशन पर माइनस एक्स, वाई की पोजीशन पर माइनस वाई रखने के बाद भी हमारे कर्व के अंदर अगर कोई परिवर्तन नहीं आता तो कर्व आपका सिमेट्रिकल कहलाता है ऑपोजिट क्वाड्रेंट के अंदर। तो दोस्तों, आज हमने जानने की कोशिश करी कि सिमेट्री कितने प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी भी वहीं खड़ा हूँ। ये सिमेट्री है क्या, सिमेट्री का मतलब क्या होता है, हम एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास है आप लोग इस बात को समझ सकें। हम देखते हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपको एक ट्रायंगल के टाइप का कोई कर्व आपका दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं इसे देखूं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। इस ट्रायंगल में जो सिमेट्री का वास्तविक मतलब होता है वो होता है एक ऐसी लाइन जो किसी दिए कर्व को एग्जैक्टली दो बराबर भागों में बांट दे। ऐसी लाइन जो दिए गए कर्व को एग्जैक्टली दो बराबर भागों में बांट दे। समझने का प्रयास, अगर मैं देखूं ये हमारा एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा, अगर मैं इसे देखूं ए, इसको देखूं बी और जी इसको देखो तो मैं कितना है आपका सी। मैंने एक लाइन आपकी ये ड्रॉ कर ली। अब इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद में क्या करता हूँ, इस ट्रायंगल को मैं फोल्ड कर लेता हूँ।
फोल्ड करने के बाद आपने देखा होगा, अब इसको ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। अगर मैं देखूं ये क्या था, ट्रायंगल। अब आप इसका एक पार्ट ये देख रहे हैं, अगर हमने इसे फोल्ड कर लिया तो ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा, लेकिन अगर इसी को मैं घुमा दूं तो आपको इधरले वाला पार्ट भी एग्जैक्टली दिखाई दे रहा होगा। देखो अगर हम इसे देखें ऐसे, ये था, अगर इसे थोड़ा सा मूव करा तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये वो लाइन है जो इस ट्रायंगल को एग्जैक्टली दो बराबर भागों में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। और इस लाइन को हम एक्सिस ऑफ द सिमेट्री बोलते हैं। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आप देखते हैं यहाँ है, अगर इसी लाइन के अबाउट में से मूव कराऊंगा तो दूसरा सिरा आ गया हमारा, अगर इसी को ऐसे मूव कराऊंगा तो इधरले वाला पार्ट आ गया। तो ट्रायंगल के दोनों पार्ट आपको एग्जैक्टली दिखाई दे रहे होंगे एक ही साइड को घुमाने के बाद। तो जिस लाइन के अबाउट हम इसे मूव करा रहे हैं वो लाइन आपकी क्या कहलाती है, एक्सिस ऑफ द सिमेट्री कहलाती है। तो सिमेट्री क्या हुआ, एक ऐसी लाइन जो दिए गए कर्व को एग्जैक्टली दो बराबर भागों में बांट दे। अब आप दोबारा देखें, हमने भी एक बनाया था पैराबोला। अगर मैं इस पैराबोला का ये वाला पार्ट लूँ और इस वाले पार्ट को ऐसे मूव कराऊं तो ये वाला पार्ट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। यानी जितना पार्ट इधर है उतना ही पार्ट हमारा इधर है। अगर मैं यहाँ देखने की कोशिश करूँ, अगर मैं इस लाइन के अबाउट मूव कराऊँ तो इतना ही पार्ट इधर होगा, इतना ही पार्ट इधर होगा, इतना ही पार्ट इधर होगा। तो ये जो लाइन होती है, ये वाली लाइन, ये एक्सिस ऑफ द सिमेट्री, एक्सिस ऑफ द क्या कहलाती है, सिमेट्री कहलाती है। तो 4 पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट हैं। 4 पॉइंट कौन से है, तो पॉइंट कहने को एक सिमेट्री, लेकिन सिमेट्री को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ट्रेसिंग का दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा जो रूल है वो है, हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि कर्व आपका ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमारा पॉइंट है ओरिजिन। ओरिजिन यानी द कर्व पासिस थ्रू द ओरिजिन इफ देयर इज नो कांस्टेंट टर्म इन द इक्वेशन। सिंपली आप कह सकते हैं, अगर दिए गए इक्वेशन ऑफ कर्व में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, सिंपली आप कह सकते हैं अगर किसी दिए गए इक्वेशन ऑफ कर्व में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो वो आपकी इक्वेशन और वो कर्व आपका ओरिजिन से पास होकर जाएगा। अदरवाइज हम क्या करते हैं, अगर हमने देखा ये कर्व ओरिजिन से पास होगा या नहीं होगा, आप x की पोजीशन पर 0 और y की पोजीशन पर 0, x की पोजीशन पर 0 रखें तो ये बन गया आपका 0 का स्क्वायर। अगर मैं इधर रखूं 4 × 0 तो ये बन गया 0 और इक्वल्स टू 0। यानी जो पॉइंट आपका 0 0 है वो इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। और इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने का मतलब हो गया कि ये वाला जो कर्व है इस पॉइंट से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो हम दो तरीकों से देख सकते हैं, अगर 0 0 किसी दिए गए इक्वेशन ऑफ कर्व को सेटिस्फाइड करता है तो दिया गया कर्व ओरिजिन से पास होकर पास जरूर होगा, इक्वेशन ऑफ कर्व ओरिजिन से पास जरूर होगा। या दूसरा मैंने क्या बताया आपको भी कि द कर्व पासिस थ्रू द ओरिजिन, के कर्व आपका ओरिजिन से पास होगा इफ देयर इज नो कांस्टेंट टर्म इन द इक्वेशन। अगर दिए गए इक्वेशन ऑफ कर्व के अंदर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो वो ओरिजिन से पास जरूर हो जाएगा। इसी से जुड़ा हुआ हमारा दूसरा पॉइंट होता है, अगर कोई कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है तो वहीं पर हम एक साथ में पॉइंट जोड़ देते हैं, टेंजेंट्स एट द ओरिजिन। टेंजेंट्स एट द ओरिजिन का मतलब क्या है, टेंजेंट्स एट द ओरिजिन, टेंजेंट हम एक अलग टॉपिक है और आने वाले समय में मेरा प्रयास होगा कि मैं आपको इस टॉपिक को भी जरूर यूट्यूब पर डालूंगा। लेकिन फिलहाल हम शॉर्ट में देखते हैं टेंजेंट एट द ओरिजिन। टेंजेंट एट द ओरिजिन इक्वेटिंग टू 0 द लोवेस्ट डिग्री टर्म वी गेट द टेंजेंट्स एट द ओरिजिन। मीनिंग अगर किसी दिए गए इक्वेशन ऑफ कर्व के अंदर लोवेस्ट डिग्री टर्म को हम 0 के बराबर रख दें तो हमें टेंजेंट एट द ओरिजिन मिल जाएगा। नहीं समझे, चलते हैं हम देखते हैं टेंजेंट्स एट द ओरिजिन। मान लिया ये इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है हमारे पास, a² y² इक्वल्स टू x² a² माइनस x²। अगर हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो a² y² एज इट इज रखा, इस x² के अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन गया x² a² और माइनस x² इंटू x² x की पावर 4। सारे कर्व को एक साइड लाते हैं। आपको पता होगा जब हम किसी कर्व को इस बाउंड्री को क्रॉस कराते हैं तो बाउंड्री क्रॉस करने पर जो साइन हमारे वो चेंज हो जाते हैं। यानी एज इट इज ये किसका साइन क्या है, प्लस, इधर हो जाएगा माइनस, इसका क्या था माइनस, ये हो जाएगा प्लस। तो हमने इसके अंदर से और इस टर्म के अंदर से स्क्वायर कॉमन लिया तो बनेगा y² माइनस x² प्लस x की पावर 4 बराबर 0। हमने कहा था लोवेस्ट डिग्री टर्म को 0 के बराबर रखने पर
जो आपका मिलेगा वो टेंजेंट एट द ओरिजिन मिलेगा। अब डिग्री देखते हैं, इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री कितनी है 4। तो इसमें दो टाइप की टर्म है, एक वो जिनकी डिग्री 2 है और एक वो जिसकी डिग्री आपकी 4 है। तो लोवेस्ट हुई जिसकी डिग्री 2 है। तो 2 डिग्री वाली टर्म को अगर मैं 0 के बराबर रखूं तो यहाँ से कांस्टेंट 0 हो नहीं सकता, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, मतलब यहाँ से बनेगा वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया y बराबर प्लस माइनस एक्स। अब y बराबर प्लस माइनस एक्स का मतलब अगर मैं देखूँ y बराबर 1 प्लस एक्स और 1 बराबर माइनस एक्स, तो कितने टेंजेंट मिले? टेंजेंट एट द ओरिजिन पर हमें 2 टेंजेंट मिले, एक प्लस का एक्स और एक आपका माइनस का एक्स। कैसे टेंजेंट है? 2 टेंजेंट है, दोनों रियल है, साथ ही साथ दोनों अलग अलग है। इन्हीं टेंजेंट्स के अकॉर्डिंग हम एक पॉइंट पढ़ते हैं स्पेशल पॉइंट्स, क्योंकि टेंजेंट्स आपके 3 टाइप की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर पाते हैं। एक, इफ द टेंजेंट्स आर रियल एंड कोइंसिडेंट्स देन द डबल पॉइंट इज कॉल्ड द कस्प। अगर हमारा टेंजेंट्स रियल है और कोइंसिडेंट्स है, डबल टेंजेंट हमें मिल रहा है यहाँ पर, तो आपका जो टेंजेंट्स होगा वो डबल पॉइंट जो होगा आपका क्या कहलाएगा? कस्प कहलाएगा। कस्प आपका कैसे होता है? आपका अगर मान लिया मैं यहाँ पर लेता हूँ तो आपका ए ऐसे, यानी एक टेंजेंट आपका ये हो गया और एक यहाँ से। अगर इस पॉइंट को हम बात करें तो ये जो पॉइंट है इस टाइप से, एक ये जो डबल पॉइंट है ये डबल पॉइंट है, और इस डबल पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इस डबल पॉइंट को बोलते हैं कस्प। क्या बोलते हैं? कस्प बोलते हैं। तो ये आपका ऐसा डबल पॉइंट हमारा रिप्रेजेंटेशन देगा। दूसरा है, इफ द टेंजेंट्स आर रियल एंड डिस्ट्रिक्ट्स। अगर टेंजेंट आपका कैसा हो? रियल हो, और जैसे कि हमें यहाँ मिला था, तो वो डबल पॉइंट आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? नोड। नोड कैसा होता है? मैं आपको एक नोड का एग्जांपल दे रहा हूँ केवल, इस टाइप से। ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट आपका क्या कहलाता है? नोड। व्हाट इज दिस? दिस इज द कैरेक्टर ऑफ द डबल पॉइंट, फर्स्ट कस्प और दूसरा आपका नोड। नंबर 3 आपका होता है, द टेंजेंट्स आर इमेजिनरी देन डबल पॉइंट इज कॉल्ड द आइसोलेटेड पॉइंट या कॉन्जुगेट पॉइंट। दो नाम से जानते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट और कॉन्जुगेट। ये कब होता है? जब हमें डबल टेंजेंट्स मिलता है, लेकिन वो डबल टेंजेंट्स कैसा हो जाए? आपका इमेजिनरी। तो हमने देखा डबल टेंजेंट आपका 2 टाइप का होगा, एक रियल और एक आपका इमेजिनरी। रियल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया कि वो रियल है, अगर वो कॉन्सिडेंट है तो आपका क्या कहलाएगा? कस्प, और वो डिस्ट्रिक्ट है तो क्या कहलाएगा? आपका नोड कहलाएगा। तो हमें यहाँ जो मिला, हमें 2 टेंजेंट्स मिले। दोनों टेंजेंट्स कैसे? आपके रियल हैं, और रियल होने के साथ साथ कैसे हैं? जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो जो ये आपका टेंजेंट होगा ओरिजिन पर, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? जब वो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं तो डिस्ट्रिक्ट्स होने पर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? आप देखो, जब आपका डिस्ट्रिक्ट तो क्या रिप्रेजेंट करता है? नोड रिप्रेजेंट करता है। तो इस डबल पॉइंट का जो कैरेक्टर होगा वो आपका नोड होगा। तो हमारे 3 पॉइंट्स अभी तक नॉर्मली हुए। पहला सिमेट्री, अगर हम देखें, पहला सिमेट्री। नंबर 2 कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। नंबर 3 टेंजेंट्स एट द ओरिजिन, और टेंजेंट्स एट द ओरिजिन पर ये है डबल पॉइंट का कैरेक्टर, जिसको हमने नोड, कस्प और कॉन्जुगेट या आइसोलेटेड पॉइंट में डिफाइन किया है। नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? अगर हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो हम इंटरसेक्शन निकालते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ कैसे? अगर किसी दिए गए इक्वेशन ऑफ कर्व में x बराबर 0 रख दें, अगर किसी दिए गए इक्वेशन ऑफ कर्व में x बराबर 0 रख दें, तो इक्वेशन ऑफ द कर्व एंड सोल्व फॉर y, यानी x को 0 रखकर y के लिए सोल्व करेंगे, पहला। दूसरा, इसी तरीके से y बराबर 0 रखकर हम किसके लिए सोल्व करेंगे? x के लिए सोल्व करेंगे। तो जो यहाँ से पॉइंट मिलेंगे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाते हैं, लेकिन किसके साथ? कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। क्योंकि हमने x को 0 रखे क्या निकाला? y निकाला। y को 0 रखे क्या निकाला? x निकाला। तो ये कहलाते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर मैं इसे पूरा करूं तो ये कहलाएगा विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट। नेक्स्ट है एसिम्पटोट्स। दोस्तों, मैं इसको आप इस टॉपिक में तो पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि एसिम्पटोट हमारा एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बिल्कुल अलग है, लेकिन कर्व ट्रेसिंग में एसिम्पटोट की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। एसिम्पटोट हम देखेंगे कभी 2 टाइप्स का होता है, एक पैरेलल एसिम्पटोट्स और एक आपका
ओब्लिक एसिम्पटोट। पैरेलल एसिम्पटोट क्या होता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो पैरेलल एसिम्पटोट कैसे निकालते हैं मैं आपको शॉर्ट में डिफाइन कर देता हूँ। क्या होता है, इक्वेटिंग टू जीरो द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ एक्स, यानी किसी दिए गए इक्वेशन ऑफ कर्व में एक्स की हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोफिशिएंट को जीरो के बराबर रखने पर जो एसिम्पटोट मिलेंगे वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहलाएंगे। इक्वेटिंग टू जीरो द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म, हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन दे रखी है, उस इक्वेशन में हम